हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये आज आपकी 8 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का या उत्तर भारत का विशाल मैदान। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत का धरातलीय स्वरूप पढ़ रहे हैं। धरातलीय स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटा था। धरातलीय स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटा। भारत के धरातलीय स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटा था, जिसमें से प्रमुख थे हिमालय पर्वत। नंबर 2 पर हमने रखा था उत्तर भारत का मैदान। नंबर 3 था आपका प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 पर आपका था तटीय क्षेत्र। और नंबर 5 थे भारतीय द्वीप। ये हमने इसे 5 भागों में बांटा था बच्चे। देखिए, पहले नंबर पर हिमालय पर्वत यानी कि ये श्रेणी, दूसरे पर उत्तर भारत का मैदान, ये मैंने आपको दिखाया था। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये क्या है? ये आपका पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये आपका मैदान, ये भी आपका मैदान, ठीक है। ये आपका तटीय क्षेत्र, ये आपके द्वीप, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्षेत्र था। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथे नंबर पर था आपका तटीय रेखा या तटीय क्षेत्र, और 5वें नंबर पर था आपके भारतीय द्वीप, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालय पर्वत को, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। आप ये भी कर सकते हो, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, सी पर था लघु हिमालय, और डी पर था शिवालिक श्रेणी। ये आपके 4 भागों में हमने हिमालय पर्वत को पढ़ा। अब बात करते हैं भारत के विशाल मैदान की, ठीक है। तो बच्चे, विशाल मैदान जैसा कि हमने क्लास में आपको बताया भी था कि मैदान कहीं पर तो रेतीला यानी मरुस्थल है, और कहीं पर आपको उपजाऊ मिलेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए या व्याख्या करने के लिए भूगोलवेताओं ने एक अलग से ही कुछ विशेषताएं दर्शाई हैं। जैसे मिट्टी की विशेषताएं, उस मिट्टी के आधार पर इसे 7 भागों में बांटा गया है। यानी कि हर एक मैदान की अपनी विशेषता है, अपनी मिट्टी है, जिस मिट्टी की अपनी एक विशेषता है, तो उसको इन्होंने 7 भागों में बांटा है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। पहले नंबर पर है भाबर, नंबर 2 पर है तराई, काफी जोर जोर से बारिश आ रही है बच्चों। नंबर 3 पर है बांगर, बी पर है बांगर, सी, बी पर है तराई और सी पर बांगर, और डी पर खादर, ई पर रेहे, एफ पर गुड़, और जी पर डेल्टा। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ने वाले हैं, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेहे, गुड़ और डेल्टा मिट्टी की ये विशेषताएं होती हैं, हम जानने वाले हैं। या कि ये किस, इन्हें बच्चे प्रदेश कहा जाता है।
प्रदेश का मतलब ये एक अच्छे खासे क्षेत्र में फैले होते हैं, इसलिए इन्हें प्रदेश की श्रेणी दी जाती है। ठीक है, और आप मिट्टी भी एक तरह से कह सकते हो। तो इन मिट्टियों का एक प्रदेश बनता है जो एक विस्तृत क्षेत्र तक फैला होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए गंगा और यमुना का जो ये मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसमें बच्चे ये सारी विशेषताएं पाई जाएंगी। वहीं मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में तराई क्षेत्र नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको खादर नहीं देखने को मिलेगा, डेल्टा नहीं देखने को मिलेगा, बूढ़, रेहे और बांगर और भाबर आपको देखने को मिल सकता है। बांगर भी शायद ना देखने को मिले, भाबर और रेहे, बूढ़ ये तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बच्चे वो शुष्क क्षेत्र होगा, वहां पर मरुस्थल होगा। तो रेहे यानी कि वहां पर शुष्क अवस्था में, कि आपने देखा होगा राजस्थान में जब सिंचाई करते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक सफेद सफेद परत बन जाती है, उसे आप वहाँ लोग क्या कहते हैं कि ये इधर का पानी नमकीन है, यानी कि खारा है, इसमें लवण युक्त पानी है, तो इस कारण से बनता है। ठीक है, और क्योंकि बच्चे वहाँ सिंचाई अधिक करनी पड़ती है, जिस कारण ये बनता है। जिस भी क्षेत्र में सिंचाई अधिक करनी पड़ेगी वहां पर रेहे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर बूढ़ की बात करते हैं। अब बूढ़ मान लीजिए आपने देखा होगा रेत में कुछ कंकड़ पत्थर भी आपको मिलते हैं, तो जिस क्षेत्र में मुलायम मिट्टी वहां से अपरदित हो चुकी है, कट चुकी होती है, बूढ़ वहां होता है, तो उस क्षेत्र को बूढ़ कहते हैं। और डेल्टा वहां होगा नहीं, और वहां पर की कुछ तो रेत, आपने मरुस्थल में कहीं कहीं पत्थर देखे होंगे, कहीं रेत देखा होगा, है ना, पत्थरों का ही तो टूटकर रेत बना हुआ है, तो इसे भाबर, ये चीजें तो आपको मरुस्थल में देखने को मिलेगी। लेकिन मरुस्थल भी तो एक मैदान ही है ना बच्चे, तो मैदान जो है वो एक समतल मरुस्थल भी हो सकता है और एक उपजाऊ मिट्टी का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आज जानने वाले हैं भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं भारत का धरातली स्वरूप। उसमें हम हिमालय पर्वत पढ़ चुके हैं। हिमालय पर्वत में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक है, उसमें कहा था ट्रांस हिमालय तिब्बती हिमालय था, ग्रेट हिमालय जो सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक फैला हुआ है। ठीक, लघु हिमालय वहीं पीर पंजाल से कहाँ तक फैला हुआ है, नेपाल के मध्य तक, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए कहाँ तक फैली हुई है, तीस्ता नदी तक फैली हुई है। ठीक है, तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता नदी तक फैली हुई है। ठीक है, ये हम अभी तक जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये अंतिम क्लास में हमने पढ़े थे भारत के कुछ प्रमुख दर्रे, ये अंतिम क्लास में पढ़े थे, इसे पीछे से लास्ट क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, और आज बात करते हैं तो भाबर, तराई और बांगर, खादर, रेहे, इन सब मिट्टियों की। ठीक है, तो आइए चलते, ये बच्चे सब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, चेकआउट करके देखना, खादर, तराई और ये मिट्टी आपसे पूछी गई है, और आपको पता होगा कि ये दर्रे तो हमेशा आपसे पूछता रहता है। ठीक है, आइए चलते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान। बच्चे, उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, क्योंकि भूगोलवेताओं का मानना है कि समय के साथ साथ इन नदियों ने पर्वतों से अपरदन कर कर मिट्टी को निक्षेपित कर 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 लंबे समय तक इन मैदानों का निर्माण किया है। लेकिन वहीं कुछ जो ज्योग्राफर है वो ये मानते हैं कि ये और ये एक प्लेट थी, देखा होगा आपने, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ एक ट्रेंच बनता है, क्योंकि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, और जो ये हल्की प्लेट होती है ये ऊपर ऐसे सिकट जाती है, और इसके बीच में जो ट्रेंच बनता है, गड्ढा बनता है, खाई बनती है। ठीक है, ये बनना स्वाभाविक है। तो कुछ ज्योग्राफर मानते हैं कि ये कौन सी है, ये प्लेट जो है कौन सी है, ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, आपको पता होगा। ठीक है, और ये है यूरेशियन प्लेट। तो अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट को टक्कर मार गई, सॉरी यूरेशियन नहीं, हाँ यूरेशियन यानी कि एशिया की प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, सॉरी यूरेशियन प्लेट अफ्रीका प्लेट को, अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट को टक्कर मार रही है। और जब ये बच्चे टक्कर मार रही है, आपको पता होगा कि ये जो हमारा दक्षिण भारत है ये कहाँ से है, अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर आया है। ठीक है, तो जब ये प्लेटें आपस में टक्कर मार रही है, इस टक्कर से ही यहाँ नवीन वलतीय पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। और जब बच्चे इसका निर्माण होगा तो बीच में ट्रेंच भी होगा, जहां आज आपको क्या विशाल मैदान देखने को मिलता है, वहां का भी ट्रेंच हुआ करता था। और इस ट्रेंच को भरने का कार्य किया है वो आपकी नदियों ने किया है। इन नदियों ने वहां से जो वो कंकड़ पत्थर उठाए हैं, उससे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और शिवालिक श्रेणी में कुछ किसका भी हाथ है, इस फोर्स का भी हाथ है। तो उससे क्या होता है, जब वो निरंतर अपरदन कर कर रेत कह सकते हो आप डेल्टाई, सॉरी रेत कह सकते हो, उपजाऊ मिट्टी कह सकते हो, दोमट मिट्टी, इन सब का निक्षेप जब नदियों ने किया तो धीरे धीरे ये ट्रेंच यहां से अपरदन कर नदियों ने इसे भर दिया। ठीक है, ठीक है, और ये जब भर गया तो ये एक विशाल मैदान के रूप में बन गया। ठीक है, तो यहाँ अब क्या ये हो क्या गया, ये यहाँ पर्वत बन गया और ये ढाल ऐसे बन गया। ठीक है, और ये जो ट्रेंच थी ये ट्रेंच उन्होंने भर दी। ठीक है,
तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों कि कुछ विद्वानों का तो मानना यही है कि जब ये दो प्लेटें मिली थी, मानना नहीं, ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे घुस जाती है और भारी प्लेटों से जब उसमें संकुचन होता है या उसमें टकराव होता है तो धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होता है, बीच में ट्रेंच बनता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कुछ भूगोलवेत्ताओं का ये मानना है कि जो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, इन तीनों नदियों ने विशाल मैदानों को निर्मित किया है, यानी कि विशाल मैदान का निर्माण किया है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कैसे इन नदियों द्वारा विशाल मैदान या विशाल भारत का विशाल मैदान जो है उसका निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि भारत में कैसे विशाल मैदान या कह सकते हो आपके किस प्रकार से नदियों द्वारा निर्माण किया गया है। अब जैसे आपने देखा कि मानसरोवर झील के पास से क्या निकलती है, यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है और जो किस प्रकार ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक, यहाँ से गंगोत्री से इंग्लैंड से हमारी गंगा निकलती है और यहीं मानसरोवर झील के पास से कौन निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये तो बच्चे जो विशाल मैदान है उसका निर्माण यहां से प्रारंभ होता है, यहां से और यहां तक फैला है, ऐसे, ऐसा नहीं है कि यही है, ये सॉरी ये नदियां, और आपको फिर ये दिखा समझ नहीं आएगा, चलो इसका अलग से करते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र में आपको दिखाया है अभी, देखिए ये नदियां हैं। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये जो मैदान है ये इन तीन नदियों द्वारा निर्मित किया गया। मैदान तो बच्चे यहाँ भी है लेकिन वो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन निर्माण इनके द्वारा ही किया गया है, नदियों द्वारा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि हम जो है, देखिए नदी का कोई एक मार्ग नहीं होता कि जैसे हमारे लिए रोड बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार नदी का कोई मार्ग नहीं होता, वो जहां से चाहे वहां से गुजर जाती है। ठीक उसी प्रकार की नदियां जब गुजरती हैं तो अपना मार्ग निर्धारित करती हैं। अब आप देखिए लंबे समय पहले ये कहीं कहीं देखिए जहां से इनकी इच्छा होगी वहां से गुजर रही होगी, लेकिन आज के समय में हमने बांध बना दिए हैं। ठीक है, उनकी मेड़ बना दी है जिसके अंदर से वो बहती हैं। लेकिन मान लीजिए उस समय पहले नदी यहाँ से बहती हो, ठीक है, यह नदी यहाँ से बहती हो सिंधु, आप कह सकते हो नहीं ना, क्योंकि उस समय इनका मार्ग निर्धारित करने वाला कोई नहीं था। आज हमने अपनी सुविधा के लिए इनके लिए बांध बना दिया। जब कभी यमुना या गंगा के पास जाओ तो देखने तट रेखा बनी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये जो मैदान आपको देखने को मिल रहा है ये भूगोलविदों द्वारा ये कहा जाता है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित ये मैदान है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ है, गंगा का मैदान यहाँ और सतलुज का मैदान, सॉरी सिंधु का मैदान यहाँ। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि भूगोलविदों द्वारा जो ये इस विशाल मैदान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नंबर 1 पर भाबर की बात करते हैं। ठीक है, भाबर क्या है, भाबर मिट्टी क्या है। ठीक है, भाबर जो है होता है बच्चे, ये जो होता है पर्व नदियों द्वारा लाई गई अपर्दित करके मिट्टी। जो नदियां अपर्दित मिट्टी लाती हैं, मिट्टी नहीं होता बच्चे, जो कंकड़ पत्थर लाती है और उसका निक्षेप कहाँ करती है, पर्वत के पैरों में यानी पद में, यानी जहां से पर्वत आरंभ होते हैं वहां पर नदियां क्या करती हैं, इन कंकड़ पत्थरों का जमाव निक्षेपण करती हैं। तो उस प्रदेश को ये एक काफी आप लगभग अभी सभी बच्चे यहाँ शाकुंभर तक तो गए ही होंगे, वहां आपने देखा होगी छोटी छोटी नदियां, या आप अपने क्षेत्र में कहीं पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे जहाँ से पहाड़ी आरंभ हो रही होंगी, तो वहां आपने देखा होगा कि जहाँ से नदी का मार्ग है, जहाँ से पानी का स्रोत है, वहां पर आपने पत्थरों को पड़े हुए देखा होगा।
जो बच्चे पत्थर जो पड़े होते हैं उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। और इन पत्थरों के कारण इनका जमाव इतना हो जाता है कि इनके नीचे स्पेस बन जाता है। आप देखना, एक बहुत काफी सारे पत्थरों को रख के देखना, उनके नीचे छोटा छोटा स्पेस बचा हुआ जहां से पानी निकल सकता है। तो क्या होता है कि नदियां जो होती हैं यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पत्थरों का जो छोटे स्तर की नदियां हैं कह सकते हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, उनका पानी इनके पत्थरों के नीचे से बहने लगता है। ठीक है, फिर से सुनिए, भाबर प्रदेश वह प्रदेश होता है जो पर्वतों के पैरों में निक्षेप किए गए कंकड़ पत्थर से बनता है। ठीक है, जो किससे बनता है, नदियों द्वारा पर्वतों के पैरों में निक्षेप किए कंकड़ पत्थर से इस प्रदेश का निर्माण होता है, और यहाँ पर छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं तराई प्रदेश की। ठीक है, ये तराई प्रदेश क्या होता है बच्चे, तराई प्रदेश को दलदली क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि बारीक जो बालू के कण होते हैं वो भाबर प्रदेश से पत्थरों के नीचे से पानी के सहारे बहाकर जहां जहां पर पत्थरों का निक्षेपण कम हो जाता है उसके अगले ही क्षेत्र में, यानी कि भाबर के दक्षिण में ये नदियां बाहर निकल आती हैं। जहां ये निकलती हैं वहां इस दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इस दलदली क्षेत्र में क्या होता है, इस दलदली क्षेत्र में नदियां निकलती हैं, यानी जो विलुप्त हो चुकी नदियां होती हैं वो आगे जाकर निकलती हैं। ये आप सोचो कि कैसे निकलती हैं। आप क्या करना, काफी सारे पत्थर डालना, छोटे 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 छोटे, और फिर उन पत्थरों के पीछे से पानी छोड़ना, तो क्या वो पानी उनके नीचे से निकल कर आ जाएगा। और जब वो निकल कर आएगा वो देखना उसके साथ में कुछ कंकड़, छोटे छोटे बालू के रेत होंगे। जब जहां वो निकलेगा वहां पर इन बालू के रेतों का जमाव हो जाता है, जिसे दलदली क्षेत्र कहते हैं। और इस दलदली क्षेत्र में आपको वन भी देखने को मिलते हैं, झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ज्यादातर अब ये तराई क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं, लेकिन तराई क्षेत्र तो अवेलेबल है, लेकिन वो दलदली क्षेत्र और जो आप कह सकते हो वन या वनाधित क्षेत्र जो थे वो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको नष्ट करके आज कृषि योग्य भूमि बना दिया गया है इस क्षेत्र को। ठीक है, अब बात करते हैं बांगर की। अब बांगर क्या होता है, ठीक है, नंबर 3 बांगर। अब बांगर समझिए, मान लीजिए नदी प्राचीन समय में ऐसे प्रवाहित होती थी, ऐसे, लेकिन अब वो प्रवाहित होती है ऐसे। ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र था ये वाले क्षेत्र का अब नदी से संपर्क टूट गया है, यानी कि इसका उसने यहां पर मिट्टी का इतना निक्षेपण कर दिया है, या आप कह सकते हो दोमट मिट्टी का या एक उपजाऊ मिट्टी का यहां पर निक्षेपण कर दिया है कि जिसकी हाइट लगभग 30 मीटर तक हो चुकी है। और ये क्षेत्र काफी पुराना है, यानी कि कभी लंबे समय पहले नदियां इधर से बहा करती थी, जिससे मिट्टी का जमाव अधिक हो गया है, और ये अब नदी इसके सहारे इधर से बहती है, यानी कि यहां तक तो पहुंचती है, लेकिन इसकी हाइट अधिक होने के कारण ऊपर नहीं पहुंच पाती। तो ये जो पुरानी मिट्टी है, या ये दोमट पुरानी जो मिट्टी है, इसको भांगर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि ये भी उपजाऊ मिट्टी है। ये खादर मिट्टी का विस्तृत रूप है, ये प्राचीन मिट्टी है। ठीक है, कभी नदियां उधर से बहा करती थी, तो उस क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहते हैं। वही बात करते हैं किसकी, खादर की। खादर क्या होता है, खादर क्या होता है, खादर बच्चे नदियों द्वारा निक्षेपित की गई मिट्टी को, यानी कि कैसे, मान लीजिए नदी प्रतिवर्ष आपको पता होगा कि नदी समय के साथ धीमी पड़ जाती है। ठीक है, समय के साथ जैसे वर्ष भर हमारे यहाँ क्या होता है कि वर्ष भर जैसे बरसात आई तो नदी का प्रवाह बढ़ गया, और जैसे जैसे सर्दियां आई तो नदी का प्रवाह कम हो गया। जब नदी का प्रवाह बढ़ता है तो नदी काफी मिट्टी निक्षेप करती है अपने तट के सहारे। तो जो वो मिट्टी प्रतिवर्ष निक्षेपित करती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिवर्ष परत दर परत चढ़ती रहती है, बनती रहती है, तो इस मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, जो नदियों के तटों पर ही पाई जाती है लगभग। कभी आपने देखा होगा नदी इधर इस साइड से बह जाएगी तो कभी इस साइड से बह जाएगी, तो प्रतिवर्ष वो क्या करती है, मिट्टी का निक्षेप करती है यहाँ इस प्रदेश में, इसे खादर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5 रेह। रेह क्या होता है, रेह मैंने बताया वो शुष्क क्षेत्र जिसमें सिंचाई अधिक होती है, वह शुष्क क्षेत्र जिसमें सिंचाई अधिक होती है, और अधिक सिंचाई के कारण जो भूमि होती है, भूमि के ऊपर एक सफेद परत बन जाती है जिसे कल्हर या रेह कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, उत्तर प्रदेश या हरियाणा में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं जिनमें शुष्क प्रदेशों में सिंचाई अधिक होती है, वहां ये रेह मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं भूड़ की, कि भूड़ क्या होता है।
ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा। अब बात करते हैं बूढ़ की। बूढ़ क्या होता है? जब मुलायम मिट्टी का अपरदन हो जाता है या अपक्षय हो जाता है और नीचे कंकड़ पत्थर और मिट्टी मिक्स बच जाती है। आप देखना, जब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र की ओर मार्ग कर रहे होंगे तो पर्वतों की ओर जाने से पहले आपको ऐसी मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें मिट्टी भी होगी, पत्थर भी होंगे, कंकड़ भी होंगे, रेत भी होगा। तो उस मिट्टी को बूढ़ कहते हैं, जहां पर मुलायम जो मिट्टी होती है उसकी परत समाप्त हो चुकी होती है और वहां सब कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलते हैं मिट्टी के साथ, उसे बूढ़ कहा जाता है। बात करते हैं डेल्टा की। ये तो आप सभी जानते होंगे, डेल्टा आप सभी जानते होंगे। नदियां जो समुद्र के पास डेल्टा बनाती है, जैसे विश्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा फेमस है, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा आपको देखने को मिलता है। और आप देखिए अमेजोन नदी भी डेल्टा बनाती है, उसका भी बहुत बड़ा डेल्टा है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र हमारे बात की कोडिंग देखें तो ये, लेकिन डेल्टा आप कह सकते हो मिस्र में जो नदियां, नील नदी, वो भी डेल्टा बनाती है। काफी सारी ऐसी नदियां जो देखने में बड़ा डेल्टा बनाती हैं, लेकिन यही देखिए यहाँ एक इतना डेल्टा उपजाऊ होता है कि यहाँ आपको माइक्रो वन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको सुंदरवन, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन वहाँ पर एक क्या है, एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो वहाँ ये उपजाऊ मिट्टी है, दोमट मिट्टी, क्योंकि इसमें बच्चे नमी होती है और उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि रेत लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें एक जो अपर्दन की गई अच्छी या उपजाऊ मिट्टी के जो अणु होते हैं वो सब ये अपर्दित करके अपने साथ यहाँ तक लेकर पहुँचते हैं, ठीक है। तो देखिए ये थे कुछ जो मिट्टी के कोडिंग बांटे गए हैं। विशाल मैदान को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पंजाब का है, कहाँ हरियाणा, और कहाँ पर आपको गंगा का मैदान जो देखने को मिलता है। ये 4-5 मैदान हम एक छोटी सी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, भाबर, तराई और बांगर, खादर, रेह और बूढ़। भाबर क्या है? जो पर्वतों के पैरों में कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। भाबर के दक्षिण में ही आपको तराई मैदान देखने को मिला, क्योंकि पत्थरों के नीचे से पानी प्रवाह होता है और जहां पर आगे जाके निकलता है उसको, क्योंकि वहां निक्षेप किया जाता है किसका, रेत का, तो उसे तराई क्षेत्र, और वहां से पानी भी आपको निकलता रहता है, उसे दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। बांगर प्रदेश, जहाँ से नदियां प्राचीन समय में बहती थी और मिट्टी का इतना निक्षेप कर दिया कि उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर तक हो गई है, और जिस कारण आज वहां से नदियां नहीं प्रवाहित होती, उस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। वो भी उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर मिट्टी, जहाँ हर प्रतिवर्ष या कह सकते हो हर साल या प्रतिवर्ष जहाँ से नदियां प्रवाहित होती हैं और मिट्टी का निक्षेप करती रहती हैं, नदियों के तट के सहारे खादर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। रेह शुष्क प्रदेशों में जहाँ सिंचाई अधिक होती है वहां पर क्या बन जाती है, एक सफेद कलर की परत बन जाती है, जिसे कलर या रेह कहा जाता है। बूढ़, मुलायम मिट्टी का अपरदन होने के कारण जो पत्थर कंकड़ बचते हैं और मिट्टी के साथ जो कंकड़ पत्थर बचते हैं उस मिट्टी को बूढ़ कहा जाता है। डेल्टा जो नदियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। ये थी आज की क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम विशाल मैदान कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थित है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।